हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊँगा जो ये आप लोग का 1 मार्च को पेपर होने वाला है इंग्लिश का यूपी बोर्ड क्लास 10 का। उसका जो मॉडल पेपर मैं सॉल्व कर रहा था, उसका मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो 20 नंबर का था शुरू में, उसको सॉल्व करा दिया था। इस वीडियो में इधर जो आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व कराऊँगा। जी हाँ, मेरे दोस्तों, जो पार्ट बी में है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, यहाँ पे पूरा पूरा मैंने इसको सॉल्व कर रखा है अच्छे से, पूरा पूरा इसमें पहले से ये टाइप कर लिख रखा है, लेटर हो या फिर आप लोग का एप्लीकेशन हो, सारा चीज चाहे सेंट्रल आइडिया हो। तो चलो मैं एक एक आपको अच्छे से बताता चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं पार्ट बी में। आप लोग जानते हो कि फर्स्ट रीडिंग सेक्शन रहेगा और उसमें जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा उसमें आप लोग को एक पैसेज दिया रहेगा। ये पैसेज आपके बुक से नहीं होगा, कहीं बाहर से होगा, ठीक। और इससे रिलेटेड आप लोग का तीन नहीं 4 थे यहाँ पे प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें से जो 3 प्रश्न होंगे वो 2-2 मार्क वाले होंगे, क्लियर। और एक प्रश्न नॉर्मल होगा 1 मार्क का, जिसमें आप लोग को इसी में से कोई शब्द उठाकर उसका साइनोनियम या एंटोनियम पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, ये ऐसे क्वेश्चन को पैसेज को करते समय मैंने आपको बताया कि पैसेज का अगर आपको आंसर निकालना है तो पहले आप पैसेज को मत पढ़ो। अगर जल्दी करना है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है कि हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पहला प्रश्न ये है। सेकंड प्रश्न है कि व्हाट इज मींट बाय द अंडरलाइन पोर्शन। ओके, मतलब जो ये अंडरलाइन पोर्शन है इसका मतलब क्या है। और उसके बाद तो इसका तो साफ यहीं पे आंसर मिल गया। देखो अंडरलाइन पोर्शन का क्या मतलब है, तो अंडरलाइन पोर्शन में क्या लिख रखा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन पोर्शन में लिख रहा है कि लिबर्टी यानी वही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। यानी एक तरह से कहने का मतलब कि लिबर्टी को 214 क्रेट्स में पैक किया गया और न्यूयॉर्क भेजा गया। इसका मतलब क्या है अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा इधर पढ़ लोगे तो आपको इसका मतलब आंसर मालूम चल जाएगा। या आंसर तो इतना ही आप लोग लिख दोगे इसको बनाकर कि दी अंडरलाइन पोर्शन मींस दी फ्रांस हैज, जो कि फ्रांस ने भेजा था अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो आप लोग लिख दोगे इसका ठीक है आंसर कि the underline portion means that the France shipped Statue of Liberty into 214 क्रेट्स, यानी एक तरह से बॉक्सेस भी लिख सकते हो, टू न्यूयॉर्क सिटी और एंड सेंड न्यूयॉर्क सिटी ऐसे लिख सकते हो। तो चलो इसके बाद ये थर्ड प्रश्न है कि हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू। ओके, मतलब स्टैचू थी उसको इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका ने मनी कैसे कलेक्ट किया, तो लोगों को इम्प्लोड कर लोगों से एक तरह से बोल सकते हैं रिक्वेस्ट कर क्लियर। तो चलो यहाँ पे अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और इनका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। देखो, वेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, मतलब हम लोग वही न्यूयॉर्क हार्बर में जब इंटर करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो हम लोग पहली जो चीज देखते हैं वो क्या होती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि इतनी बड़ी है। अब देखो इसमें आप लोग पढ़ते रहे ना, ठीक है। सिंपल इसका मैं आपको बता देता हूँ कहानी क्या है, कि मतलब वही कह रहा है कि आ, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आप लोग पढ़ोगे तो इसमें आपको कहा जाएगा कि जो मतलब फ्रांस है उसने अमेरिका के 100 मतलब जो 100वीं एनिवर्सरी थी जो गणतंत्र की, उसके 100वीं एनिवर्सरी पे उसको गिफ्ट किया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा है कि होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो भाई फ्रांस के द्वारा अमेरिका को उसकी 100वीं गणतंत्र दिवस पे दिया गया, तो उसके 100वें गणतंत्र दिवस को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख दोगे, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, मतलब अमेरिका के इंडिपेंडेंस के 100 वर्षों के समय को यह रिप्रेजेंट करती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, क्योंकि उसी के उपलक्ष्य में फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट की गई थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। और सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट इज मींट बाय द अंडरलाइन पोर्शन। जो ये अंडरलाइन पोर्शन इसका मतलब क्या है, तो देखो वो फ्रांस द्वारा अमेरिका लाई गई थी 214 क्रेट्स, यानी एक तरह से बॉक्सेस में उसको
पैक कर कर। तो यहाँ उसका आप लोग लिख दोगे कि द अंडरलाइन पोर्शन मीन्स दैट फ्रांस हैज शिप्ड, मतलब वही फ्रांस लाया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इनटू 214 क्रेट्स, यानी एक तरह से कोस्ट में बॉक्सेस लिख दोगे, टू न्यूयॉर्क सिटी, मीन्स न्यूयॉर्क सिटी में। सिंपल। तो ये आप लोग का सेकंड का आंसर हो गया। अब देखो थर्ड यहाँ पे है कि व्हाट डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, मतलब अमेरिका ने इस स्टैचू को इंस्टॉल करने के लिए क्या किया। तो आप लोग इसमें पढ़ोगे तो आपको कहीं मिलेगा, मैंने पहले से पढ़ रखा है और पढ़कर ये आंसर लिख रखा है। देखो यहाँ इंस्टॉल करने के लिए कहीं खोज लो, चलो मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ यहाँ पे देखो, डोनेशन, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर डोनेशन दैट मनी बिकम अवेलेबल। ओके, यहाँ पे आपको पता चल रहा है और ऊपर से पढ़ते आओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने इंस्टॉल करने के लिए लोगों को इम्प्लोड किया या रिक्वेस्ट किया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किसके लिए, डोनेशन के लिए। तो सिंपल इसका लिख दोगे कि अमेरिका कलेक्टेड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू बाई इम्प्लोड पीपुल फॉर डोनेशन। इम्प्लोड मीन्स एक तरह से रिक्वेस्ट कर कर, पीपुल फॉर डोनेशन यानी लोगों से डोनेशन का रिक्वेस्ट कर कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उन्होंने इंस्टॉल किया। सिंपल। और यहाँ पे है कि विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। ओके, तो भाई इम्प्लोड है, इम्प्लोड है, इम्प्लोड का मतलब है रिक्वेस्टेड। सिंपल। तो यहाँ पे लिख दोगे कि इन दी गिवन पैसेज इम्प्लोड मीन्स रिक्वेस्टेड। क्लियर। चलो, तो ये पहला आप लोग का सेक्शन क्लियर। तो पहला इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कोई भी एक आपके एग्जाम में पैसेज दिया रहेगा और उससे रिलेटेड यहाँ पे चार्ट है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा रहेगा जिसका आपको आंसर देना होगा। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला देखो यहाँ पे आप लोग का अगला आप लोग का क्वेश्चन नंबर इसमें 2 रहेगा राइटिंग सेक्शन में आप लोग का, कि तो लेटर लिखो कि तो एप्लीकेशन लिखो। तो चूंकि लेटर तो मैं आपको शाम को ही बताया था, लेकिन चलो एक बार और बता देता हूँ आपको लेटर कैसे लिखना है। यहाँ लेटर किसको लिखना है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। ओके, मतलब कैसे आप अपने भाई को मिस कर रहे हो जो बाहर है, दिल्ली में है। तो देखो अब इसको कैसे आप लोग लिखोगे राइटिंग सेक्शन में, आप लोग कैसे आप लोग ये लेटर लिखना है। तो देखो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर अपना एड्रेस डाल दिया जाता है जो लिखता है। तो जैसे मैंने मान लो मैं लिख रहा हूँ तो मैंने अपना एड्रेस डाल दिया कि हाउस नंबर 164। अब आपको यहाँ कुछ भी डाल देना, हाउस नंबर अपने मन से। उसके बाद आपका जो भी जिला है, ठीक है, मेरा बलिया है तो बलिया यूपी मैंने लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना, चूंकि 1 को आपको एग्जाम है, 1 तारीख को इंग्लिश का, तो भाई 1 को ही लिखोगे। तो 1/3/2023 ऐसे यहाँ पे देखो डाला गया है। और चूंकि दिल्ली भेजना है और दिल्ली में मैंने लिख दिया कि धर्मापुरी में भेजना है, तो धर्मापुरी दिल्ली ऐसे आपको एक लाइन थोड़ा छोड़कर और लिख देना है। और फिर थोड़ा सा लाइन छोड़कर नीचे आपको यहाँ हेडिंग डालना है डियर ब्रदर। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है देखो, मैंने कितना अच्छे से एकदम ये टाइप कर कर एकदम अच्छे से लिख रखा है। ये ना किसी आपको कहीं न बुक में मिलेगी न कहीं क्वेश्चन बैंक में मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि मतलब जो भी टॉपिक है क्वेश्चन बैंक से देखकर और एकदम छाप दे रहे हैं और वही आपको बताते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैंने ये भी लिखा है, या यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये जो एप्लीकेशन लिखा हूँ, यहाँ पे अभी एप्लीकेशन वाला है नीचे, उसको भी बताऊंगा। तो ये भी एकदम मैंने एकदम अच्छे से अपने मन से लिखा हूं। मन से लिखने का ये मतलब कि अगर आप सीख जाते हो एप्लीकेशन लिखना या लेटर लिखना, तो आपका दुनिया का कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आप अपने मन से बनाकर लिख लोगे। और अगर याद करोगे या क्वेश्चन बैंक का वही जो लिखवा रहे हैं लोग छापा छापा हुआ, तो वो याद करोगे, उस कितना याद करोगे भाई, पता नहीं है आपको कि कौन सा आएगा, तो फेल मार जाओगे। तो लिखने का तरीका सीखो। ठीक है, तो देखो ये ऐसे कुछ ऊपर लिख देना है। उसके बाद डियर ब्रदर, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको कि होप दिस लेटर फाइंड यू माई डियर ब्रदर। देख रहे हो, होप दिस लेटर फाइंड यू माई डियर ब्रदर। आशा करता हूँ कि मेरे प्रिय भाई आप मेरा ये लेटर प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है, वी आर फाइन ईयर, मतलब कह दे रहा है जो लिख रहा है वक्ता, यानी मैं लिख रहा हूँ, मान लो अपने भाई को जो दिल्ली में रहता है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि वी आर फाइन ईयर, कि हम यहाँ अच्छे हैं। वी एड कर दिया, इसका मतलब कि हम, यानी अपने साथ जो घर के लोग हैं उनको भी एड कर लिया कि वी आर फाइन ईयर, मतलब हम यहाँ अच्छे हैं, मतलब मैं और मेरे साथ में जो भी है, जैसे माता पिता भाई बहन जो भी हैं घर पे, वो अच्छे हैं। क्लियर। एंड आगे कह रहा है कि एंड टेल मी हाउ आर यू, और मुझे बताओ कि आप कैसे हो। ओके, यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन पूछ दिया कि आप भी बताओ कि कैसे हो, मतलब यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ वो मतलब ऐसे लिखा गया कि ये भी चाहते हैं कि एक बार वो
जो दिल्ली में भाई ये पत्र लिख कर बताए अपने बारे में। ठीक, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि एंड आई होप यू आर इन योर बेस्ट हेल्थ, मैं ऐसा करता हूँ कि आप मतलब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही तो तरीका होता है यार, अगर आपके पास आइडिया हो तो आप कई प्रकार से लिख सकते हो। चलो आगे है कि आई मिस यू अलॉट दिस डेज, इन दिनों मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। ठीक है, राइट नाउ आई एम फीलिंग अनईजी अबाउट माई गोल। ओके, मतलब इस समय मैं अपने गोल को लेकर, ठीक है, मैं इस समय अपने गोल को लेकर बहुत असहज, अनईजी मीन्स असहज महसूस कर रहा हूँ। अब भाई लड़के का कुछ भी गोल हो सकता है, जैसे लड़का का मतलब कोई एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम को लेकर असहज महसूस कर रहा है, डर रहा है, तो यहाँ पे वही लिख रहा है कि राइट नाउ मतलब इस समय आई एम फीलिंग अनईजी अबाउट माई गोल, मतलब मैं अपने गोल को लेकर इस समय बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखोगे कि वेन यू अवर हेयर यू यूज टू बूस्ट माई करेज, जब आप यहाँ थे तो आप मेरा साहस बढ़ाते थे। क्लियर, यूज टू बूस्ट माई करेज मीन्स वही मेरा साहस बढ़ाते थे। योर नेवर एंडिंग सपोर्ट, मतलब आपका कभी खत्म न होने वाला सपोर्ट टुवर्ड्स माई गोल, मतलब मेरे गोल के प्रति आई मिस, मैं मिस करता हूँ। योर एब्सेंस मेक मी सैड, आपकी जो मतलब एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, मुझे दुखी करती है। एंड आई कैन नॉट वेट टू सी यू अगेन, और मैं आपका और ज्यादा आपको देखने के लिए और ज्यादा मैं इंतजार, या आपसे मिलने के लिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आई मिस यू, मैं आपको मिस करता हूँ। एंड लिसन, और सुनो, मॉम एंड डैड आर आल्सो मिसिंग यू, और मॉम और जो डैड है वो भी आपको मिस करते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है, और लिखकर और नीचे आप एक लाइन छोड़कर यहाँ योर लवली, या फिर यहाँ भी लिख सकते हो कि योर लवली। ठीक है, और नीचे लिख देना कि आपका जो भी मतलब नाम हो, नीलेश, तो यहाँ पे मान लो मेरा नाम नीलेश है तो मैंने नीलेश लिख दिया है, आपका जो नाम हो यहाँ पे लिख देना, सिंपल। तो इस तरह से आपको कुछ लेटर लिखना है। अब यहीं पे आपको मान लो कि किसी अन्य टॉपिक पे आ जाए, मान लो आपके घर पे आपके डैड बीमार हैं, ठीक है, तो ये सिंपल, ये तो ऊपर वाला सब तरीका वही रहेगा। आपका भाई दिल्ली में रहता है तो उसको पत्र लिखना है कि डैड बीमार है, घर पे आ जाओ, तो यहाँ पे मान लो ये सब डाल दोगे, और यहाँ पे डियर ब्रदर डाल दोगे, और फिर यहाँ पे अब मैटर अब थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई, क्योंकि फादर बीमार है तो उनके लिए थोड़ा मैटर चेंज होगा यहाँ पे लेटर में, तो आप अपने हिसाब से बनाकर लिख लेना। क्लियर, और यहाँ अंत में वही ऐसे मतलब योर लवली मतलब या योर ब्रदर, अब जो भी नाम हो लिख देना, सिंपल। तो ऐसे ही आपको लिखना है। समझ में, आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा। बाकी ये जो लेटर है ना किसी पेपर कोड में तो आना ही है, एक पेपर कोड में, चूंकि आप जानते हो कि इंग्लिश का या हिंदी का या किसी भी सब्जेक्ट का कई कई प्रकार का पूरे यूपी में कोडों का पेपर आ रहा है, तो किसी न किसी कोड में ये एक तो आना ही आना है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, इसको हम लोग साइड में रखते हैं और आगे का चीजें देखते हैं, आगे हमें क्या आ, लिखना है। ओके, आगे यहाँ पे और कर अथवा रहेगा, आपको आप लेटर लिखो, अथवा यहाँ पे दिया है कि आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। तो चलो यहाँ एप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। ठीक है, ओके, देखो किस पे लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। ओके, चलो तो देखो यहाँ पे ये तो किसी ना किसी कोड में ये भी आने वाला है, किसी ना किसी एक पेपर कोड में ये भी आने वाला है। ठीक है, जिसकी भाग अच्छी रही उसमें फंस गया। ठीक है, और नहीं तो आप लिखने का तरीका जानते हो, तो चाहे यहाँ पे कोई भी दे, लाइक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र एक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अपने भाई की या दोस्त की मैरिज में जाना है आपको, तो उसके छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना होता है, वो भी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो ये टॉपिक दिया हुआ है इस पर मैं आपको लिखा देता हूँ। इस पर आपको क्या करना है कि मतलब जैसे एक मतलब कंप्लेन करना है या रिक्वेस्ट करना है, जो भी हो, आपको मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि मतलब जो वाटर टैंक है स्कूल में वो रोज जो है वो साफ नहीं किया जाता है, तो इसके लिए तो इसको कैसे लिखोगे। देखो एप्लीकेशन लिखने का यहाँ तरीका भी सीख जाओ। सबसे पहले आप जानते हो कि टू डाला जाता है, उसके नीचे प्रिंसिपल, ठीक है, उसके नीचे मतलब जो भी आपका लाइक जैसे स्कूल हो, भगत सिंह इंटर कॉलेज है तो भगत सिंह इंटर कॉलेज देखो यहाँ पे डाला गया है, बलिया यूपी, मतलब जो भी स्कूल हो यहाँ पे आप लोग डाल देना। और उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है, और सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट पे आप लोग लिख रहे हो वो सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। तो यहाँ वाटर टैंक पे डाला जा रहा है कि वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, तो ये मैंने टॉपिक बना
बना लिया है, ठीक है। अब जो भी आपके एग्जाम में टॉपिक है आप बनाना चाहते हो अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो, क्लियर। और थोड़ा लाइन छोड़कर यहाँ पे सर और उसके बाद लिखोगे मेन अपना मैटर। देखो ये भी जो लिखा गया है न कहीं आपको किसी बुक में मिलेगा और न ही किसी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक या कहीं भी मिलेगा, नहीं नहीं इंटरनेट पे ही मिलेगा, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये खुद अपने मन से बनाकर लिखा है, ठीक है। और देखो अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो इससे थोड़ा डिफरेंस लिखूंगा। अपने मन से बनाने का यही तो तरीका होता है कि आप जितनी बार लिखोगे थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस हर में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलो ये, और ये मस्त भी होता है, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, यहाँ वाटर टैंक या कोई भी टॉपिक दिया जाए, अगर आपका लिखने का आइडिया है आपके पास तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख लोगे। और यही अच्छा तरीका है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें पता नहीं होता है कि किस चीज पे आएगा। अब भाई 10 मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10, हाँ 10 में से चांसेज है कि ये आएगा, तो 10 अब आप याद करोगे भाई, 10 याद भूल जाओगे ना, तो इसीलिए आप लिखने का तरीका सीखना चाहिए आपको। तो चलो यहाँ पे देखो मैंने इसको लिख रखा है, कैसे लिखोगे यहाँ पे सर, आगे लिखोगे कि प्रिंसिपल सर आई वांट टू टेल यू, देखो कैसे नॉर्मल एकदम भाषा में लिखा गया है कि प्रिंसिपल सर आई वांट टू टेल यू दैट द स्कूल वाटर टैंक इज नॉट क्लीन्ड डेली, ओके। मतलब वही प्रिंसिपल सर से ये मतलब लेटर में, सॉरी मतलब इसमें लिखकर, लेटर में नहीं एप्लीकेशन में लिखकर बता रहा है लड़का कि प्रिंसिपल सर आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डैट की द स्कूल वाटर टैंक इज नॉट क्लीन्ड डेली, कि जो स्कूल का जो वाटर टैंक वो डेली क्लीन नहीं किया जाता है, साफ नहीं किया जाता है। डाई टू सम टाइम्स, जिसके कारण कुछ समय डर्टी वाटर स्टार्ट कमिंग फ्रॉम इट, मतलब इससे जो गंदा पानी है बाहर आने लगता है। इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ, मतलब यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। डाई टू विच द स्टूडेंट टीचर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ द स्कूल में फॉल इल, ओके। मतलब जिसके कारण स्कूल के छात्र, टीचर और अन्य स्टाफ बीमार पड़ सकते हैं। आगे लिखोगे कि एंड वेरियस टाइप ऑफ सीरियस डिसीज में ऑक्यूर, और विभिन्न प्रकार के गंभीर बीमारियों से वो क्या हो सकते हैं, ऑक्यूर हो सकते हैं, मतलब उनको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, ओके। आगे लिखोगे कि इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मतलब यह इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब यह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है टू यू डैट कि यू ट्राई टू गेट इट क्लीन डेली बाय द क्लीनिंग स्टाफ, की मतलब इसे आप क्लीनिंग स्टाफ जो भी है उसके द्वारा प्रत्येक दिन डेली साफ करवाने का कष्ट करें। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो एप्लीकेशन, ठीक है। आप और नीचे आप लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे अपना योर ओबीडियंटली ऐसे डालकर योर ओबीडियंटली, या फिर योर स्टूडेंट भी डाल सकते हो, और जो भी आपका नाम हो यहाँ पे लिख देना, और साथ में थोड़ा यहाँ पे डेट भी आप लोग डाल देना, जो भी आपका मतलब डेट हो, जिस डेट को आप लोग लिख रहे हो, सिंपल, क्लियर। तो ऐसे आपको लिखना है आपका एप्लीकेशन। चलो आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, एप्लीकेशन के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे इधर मैं आ जाता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या है। ओके, एप्लीकेशन के बाद तो ये आपका देखो ये आपका रिपोर्ट है, या फिर यहाँ पे आपको दिए हुआ ये टॉपिक है, इस पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो इस और ये 6 मार्क का होगा, तो इसको थोड़ा मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैंने नहीं लिखा है। देखो एक्चुअली अभी मेरी तबीयत भी खराब है और अभी सोकर उठा था, तो जो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था उसको जल्द जल्द मैंने सॉल्व कर दिया, इसको थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं करा दूंगा आपको, तो इसको अभी मैं छोड़ता हूँ। चलो आगे मैं कराता हूँ ये ग्रामर सेक्शन वाला प्रश्न, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन वाला प्रश्न में देखो इसमें आपका क्या क्या पूछेगा ग्रामर सेक्शन वाले में, एक 2 मार्क में आप लोग का नरेशन से, एक वॉइस से, और एक पंचुएक्शन से रिलेटेड, और एक नॉर्मल ये मतलब आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलो सबको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे इसको सॉल्व कर रखा है, तो आपको बता देता हूँ अच्छे से। देखो पहला इसमें है कि किरण सैड टू हर मदर, प्लीज अलाउ टू प्लीज अलाउ मी टू प्ले, ओके। मतलब वही किरण सैड टू हर मदर, किरण अपने माँ से कहती कि प्लीज प्लीज अलाउ मी टू प्ले, कि मुझे मतलब खेलने की आज्ञा दे। तो इसका क्या करना है कि इसको चेंज करना है, चेंज फॉलोइंग इनटू सॉरी री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, ओके। इनडायरेक्ट में इसको मतलब एक तरह से इसको चेंज करना है, ठीक है। ये नरेशन है, तो इसका कैसे चेंज करोगे, देखो
किरण रिक्वेस्टेड, भाई अपनी माँ है तो माँ से वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, तो किरण यहाँ सैड टू की जगह पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद हर मदर, अपनी माँ से, टू अलाउ, और यहाँ पे देखो मी का हर हो जाएगा क्योंकि लड़की है, तो हर, टू अलाउ हर टू प्ले। ओके, यानी किरण यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है अपनी माँ से, किसके लिए, प्ले के लिए, यानी खेलने के लिए, अलाउ करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आप लोग कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद है यहाँ पे कि आई नो यू वेरी वेल, इसमें आपको चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करोगे, जानते हो कि हाँ ये जो वर्ब होती है थर्ड फॉर्म में चली जाती है, ये तो नोन हो जाएगा। ठीक है, तो और आई का यू में चेंज हो जाएगा। तो यू आर नोन बाय, सॉरी आई का मतलब, आई का नहीं, आई तो मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये यू जो है ये पहले आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यू आर नोन वेरी वेल बाई मी। ठीक है, आई अंत में ऑब्जेक्ट बन गया और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो मी में चेंज हो गया। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ये आशा करता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस, तो आप यहाँ समझ गए होंगे। ठीक है, तो यू आर नोन वेरी वेल बाई मी, ये इसका हो जाएगा। और उसके बाद ये पंचुएक्शन से रिलेटेड है कि दी गार्डनर, देखो यहीं पे गलत लिखा है, यहाँ कैपिटल रहेगा, दी गार्डनर सेड टू मी डू नॉट टच दी फ्लावर। ओके, तो इसका कैसे आप लोग पंचुएक्शन का यूज करोगे, तो देखो सबसे पहले तो द बड़ा वाला रहना चाहिए, द गार्डनर सेड टू मी, ऐसा। और यहाँ कामा, इसको आप इन्वर्टेड कामा में कर दो कि डू नॉट टच दी फ्लावर, ऐसे डू नॉट टच दी फ्लावर्स। ठीक, तो इस प्रकार इसमें पंचुएक्शन का आपको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो चलो इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, तो इसका क्या होगा कि यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी। क्लियर, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया। एट दिस टाइम, इसका बना हुआ कि एट दिस टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन, और एक मेरा फ्रेंड केम टू विजिट मी, मुझसे मिलने आ गया। ठीक है, आगे क्या है, मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो आगे इसका लिखोगे कि वी स्टे टूगेदर टिल इवनिंग, मतलब हम शाम तक साथ रहे। ओके, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि आ, हम शाम तक साथ रहे, तो वही वी स्टे टूगेदर टिल इवनिंग, मतलब हम शाम तक साथ रहे। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलकर खुश था, बट लेकिन आई ऑल्सो फेल्ट सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू दी लाइब्रेरी, लेकिन मैं दुखी भी था क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं जा सका। ठीक है, तो इसका आप लोग का ये हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। इस तरह से आपको कर देना है और इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। क्लियर, चलो मैं कुछ और भी मतलब 4-5 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कराऊंगा, हो सकता है आपकी भाग अच्छी रही तो उनमें से आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा। चलो आगे देखो, अब देखो लिटरेचर सेक्शन में, तो लिटरेचर सेक्शन में मैंने केवल यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है। ठीक है, 2 टॉपिक पे, एक जो 2 आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फायर एंड आइस। ठीक है, और आपका एक डस्ट ऑफ स्नो है। तो चलो यहाँ दोनों का मैं बता देता हूँ। ठीक है, चूंकि ये मैंने इसलिए नहीं लिखा कि अभी टाइम लगेगा, और ये तो आप अपने बुक से भी खोज कर लिख सकते हो। जैसे आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 2 नहीं चार्ट है, यहाँ पे ए दिया है क्वेश्चन और इसमें अथवा भी दिया है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा, और 30 से 40 ही शब्दों में इसका आंसर लिखना है। देखो mention various of bread that are in essential part of celebration in Goa, या फिर आर who was Anne Frank, where did she write her diary। ओके, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो ये तो आप अपनी बुक से मतलब आपको याद भी होगा, आप अच्छे से पढ़े होंगे तो, और आप अपने बुक से भी इसको खोज कर या क्वेश्चन बैंक से भी लिख सकते हो। तो मैंने इसीलिए इसको छोड़ रखा है, आप इसको लिखते रहना, दोनों में से कोई एक या दोनों आप लोग याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कौन आएगा भरोसा नहीं है। उसके बाद है बी वाला की हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर दी बस टिकट।
तो भाई ये तो कहानी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसके बारे में आसानी से आपको मालूम होगा। 30 से 40 शब्दों में आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने कहानी केवल पढ़ रखा है तो इसका आंसर लिख लोगे। तो ये हो गया क्वेश्चन, या इधर उत्तर। इधर मैं आपको 1 मिनट, इधर मैं आ जाता हूँ। इधर और कर एक और प्रश्न होगा, और कर देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, तो वो बल्ली वाला करो या ये करो, आपका मन, एक ही करना है जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। तो वाई वाज लेंचो एंग्री विथ दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्यों भाई, क्यों हो गया? तो सब लोग जानते हो इसके बारे में भाई, ठीक है। उसे लगा कि उसके पैसे उन्होंने चुरा लिए हैं। तो इसका आप लोग लिख दोगे, 30 से 40 ही शब्दों में लिखना है। तो देख लेना, आप सब ये याद कर लेना। उसके बाद यहाँ एक 6 मार्क का प्रश्न होगा, ठीक है, सॉरी 6 नहीं 4 मार्क का प्रश्न होगा, जिसका आंसर 60 शब्दों में लिखना होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 प्रश्न है, ठीक है। तो देख लो, इन दोनों प्रश्नों को आप याद कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से कौन आपके एग्जाम में आएगा भरोसा नहीं है। और उसके अलावा जो भी आपके लॉन्ग प्रश्न है बुक में, उनको भी क्लियर कर लेना। क्लियर। और 7वां प्रश्न आपको क्या रहेगा यहाँ पे? 7वां प्रश्न एक आपका जैसे पोएट्री से रहेगा, नॉर्मल सा प्रश्न, या इसके जगह पे आप लोग का एक 4 लाइन का पोएम ही रहेगा। तो आप 4 लाइन का 2 पोएम कम से कम याद कर लेना, क्योंकि एक पोएम आपको इधर अभी आया था ना, मतलब आपको शायद नहीं दिखा, वो आपका मतलब जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें एक पोएम आएगा, जिसके आधार पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो उसको यहाँ पे नहीं लिखना रहेगा, तो कोई अलग लिखना रहेगा। तो आप 2 याद कर लो, क्योंकि भाग आपकी खराब रही, एक याद करते हो और एक वहाँ फंस जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा भरोसा नहीं है। और ये आप लोग केवल 2 पोएम याद कर लो 4-4 लाइन का, तो आसानी से यहाँ लिख दोगे और आपको 3 मार्क मिल जाएगा। और उसके बाद जो 8वां प्रश्न होगा, ये आप लोग का सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड होगा। तो चलो ये सेंट्रल आइडिया मैं आपको अभी करा देता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ कि 9-10 प्रश्न कैसा रहेगा। 9 नंबर प्रश्न रहेगा, ये आप लोग का सप्लीमेंट्री रीडर से, जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें से किसी एक का ही आपको उत्तर लिखना होगा, जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। तो जितने भी आपके सप्लीमेंट्री में चैप्टर हैं, शायद 6 चैप्टर है ना, तो उनको देख लेना अच्छे से। उनके आप लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उन्हीं में से कोई यहाँ पे पूछा रहेगा 2 ठे, तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा। और यहाँ पे आप लोगों के सप्लीमेंट्री रीडर से ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब लिखना रहेगा। 2 पूछा रहेगा, लेकिन उनमें से किसी एक का आंसर लिखना होगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी जितने हैं सप्लीमेंट्री रीडर के, उनको भी आप लोग दोहरा लेना, ठीक है। 60 आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग प्रोज के और पोएट्री के दोनों के पूरा हर एक लेसन का दोहरा लेना। क्लियर। चलो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ। और एक पोएम तो आप लोग एक नहीं 2 याद कर लेना, 3 मार्क आपका निश्चित हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हम लोग देख लेते हैं, फायर एंड आइस ऑप्शन में है, तो फायर एंड आइस का हम लोग सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, ठीक है। शायद ये आप लोग का सेकंड चैप्टर है पोएट्री में, फायर एंड आइस। देखो यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका 3 रहेगा। जैसे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखने को बोलेगा 40 से 50 शब्दों में, जो 3 मार्क जिसका आपको मिलेगा। और यहाँ 3 थे ऑप्शन रहेगा, यानी 3 आप लोग के एक तरह से जो मतलब पोएट्री रहेगी, 3 में से किसी एक का ही आपको लिखना होगा। तो यहाँ जैसे फायर एंड आइस है, तो देखो मैंने फायर एंड आइस का लिख रखा है। फायर एंड आइस मतलब जो है वो भी क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक है रॉबर्ट फ्रोस्ट, उनके द्वारा ही ये भी लिखा गया है, फायर एंड आइस। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें मतलब जो संसार है, इसके एंड की बात करते हुए कवि ने 2 चीजों पे मतलब गौर किया है, एक फायर पे और एक आइस पे, ठीक है। जिसमें फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर एक तरह से बोल सकते हैं डिजायर, इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। और आइस हेट्रेड, मतलब जो व्यक्ति है एक दूसरे से उसके हेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। और इसी के आधार पे जो वर्ल्ड है, संसार है, उसके अंत की मतलब कवि एक तरह से बताता है कि कैसे अंत होगा। तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे सेंट्रल आइडिया? ऐसे देखो मैंने लिख रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग। क्लियर। और चलो देखो इसका मैं आपको अर्थ भी समझा देता हूँ। देखो, फायर एंड आइस इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। सिंपल, वही मैंने जैसे डस्ट ऑफ स्नो में लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी लिखा है। अभी डस्ट ऑफ स्नो का भी मैं आपको बता दूंगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। क्या लिखा गया कि फायर एंड आइस इज ए स्मॉल पोएम, मतलब फायर एंड आइस एक स्मॉल पोएम है कंपोज बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट, मतलब एक प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा क्या की गई है कि कंपोज्ड की गई है। इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम में द पोएट एक्सप्रेसेस 2 आइडियाज, मतलब जो पोएट है वो 2 आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड है, संसार है, उसके एंड का। फर्स्ट मतलब जो पहला है वो फायर है, एंड सेकेंड इज आइस, और दूसरा क्या है? बर्फ है, ठीक है। आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब पोएट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर डिजायर। जो फायर है मतलब आग है, वो डिजायर मतलब
इच्छा के लिए खड़ी है, मतलब फायर जो डिनोट करती है वो इच्छा को डिनोट करती है। यानी फर्स्ट जो है फायर यानी डिजायर, यानी लोगों की इच्छाओं के कारण ही इस संसार का अंत होगा। ठीक है, ये कवि का कहना है एक तरह से। तो आप लोग इस तरह से कुछ लिख दोगे। आगे लिखोगे कि विच हैज नो एंड, जिसका कोई एंड ही नहीं है भाई, डिजायर का कोई एंड ही नहीं है। क्लियर। और आगे लिखोगे द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड end one day, then the cause of its end is desire. Okay. And second, which has eyes stand for hatred. Okay, जो eyes है वो hate के लिए जो मतलब stand है। he says that if world is not end from desire, मतलब वो कहते हैं कि अगर संसार जो है डिजायर के कारण खत्म नहीं होता है, देन इट्स इंड फ्रॉम हेट्रेड, तो यह हेट्रेड यानी लोगों की एक दूसरे के प्रति हेट की भावना से इस दुनिया का अंत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये फायर एंड आइस का लिखना है सेंट्रल आइडिया। चूंकि ये 40 से 85 शब्दों में लिखना है, क्योंकि केवल 3 मार्क का प्रश्न है, तो इसमें आराम से 40 से 50 आपके शब्द हो जाएंगे। 40 से 50 मैंने अंक बोला क्या, 40 से 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इतना लिख दोगे आपको आराम से 3 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक काफी और इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, हालांकि इसका मैं बता चुका हूं, लेकिन चलो आपको लिखवा देता हूं। जो डस्ट ऑप्शनो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसका देखो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा है। तो इसका सेंट्रल आइडिया, चूंकि इसमें आप जानते हो कि एक हेमलॉक ट्री होता है, ठीक है, जिसके नीचे जो कवि होते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो खड़े होते हैं और उनका मूड खराब होता है। और एक क्षण होता है जिस क्षण एक कौवा के मोमेंट के कारण उनके ऊपर मतलब जो बर्फ है, बर्फ का काफी छोटा सा टुकड़ा गिर जाता है, जिसके कारण पता नहीं क्या होता है, और ये तो व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन पता नहीं क्या होता है, उनका मूड मतलब जो खराब होता है वो अच्छा हो जाता है। और इस प्रकार उनका जो आगे का समय मतलब खराब होने वाला था, उनका मूड खराब था तो उसके कारण, लेकिन मूड भाई बर्फ गिर गया तो ठीक हो गया, तो आगे का समय जो है उनका अच्छा जाएगा, अच्छा व्यतीत होगा। तो वही इसमें व्याख्या की गई है और बताया गया है कि एक छोटा सा क्षण भाई, वो बर्फ गिरा और उनका मूड खराब था वो ठीक हो गया, तो वो तो एक छोटा सा समय ही था। तो बताया गया कि एक छोटा सा समय भी अपने आप में एक काफी बड़ा महत्व रखता है। तो इसको कैसे देखो, मैंने अच्छे से एकदम बनाकर लिखा है। देखो कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये तो पहली लाइन ऐसे ही मैंने बना दिया है, ठीक है, चूंकि इसके लेखक रॉबर्ट फ्रोस्ट है और एक ये छोटी सी कविता है, तो ये बना दिया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, मेन मैटर यहाँ से चालू होता है, आपको ये भी लिखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना है। ठीक, आगे लिखोगे कि व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, मतलब वही जो पोएट हैं वो हेमलॉक ट्री के अंडर क्या होते हैं, यानी नीचे खड़े होते हैं। सडनली स्नो फॉल ऑन द पोएट, तो अचानक मतलब जो बर्फ है उनके ऊपर गिरती है। डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, कौवे की कुछ हलचल के कारण, पेड़ पे भाई एक कौवा होता है, उसकी कुछ हलचल के कारण वह बर्फ गिर जाती है उनके ऊपर। बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, देखो फिनोमिना मीन्स घटना, इसके जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिनोमिना यहाँ पे बेस्ट शब्द है। ठीक, बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, लेकिन यह साधारण सी प्राकृतिक घटना कवि के मूड को चेंज कर देती है। भाई ये तो एक साधारण सी घटना थी कि नीचे खड़े थे, कौवे ने हिलाया तो उनके ऊपर बर्फ गिर गया, तो ये तो एक हम कह सकते हैं कि सिंपल प्राकृतिक नेचुरल घटना थी, छोटी सी। ठीक है, तो यही लिख रहा है कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंजेस पोएट मूड, और यह जो है नॉर्मल सी या सिंपल सी जो ये घटना है कवि के मूड को चेंज कर दी। और किस प्रकार चेंज की कि पहले वो मतलब दुखी थे, अब खुश हो गए हैं। तो आगे लिख दोगे कि एंड ही बिकेम हैप्पी, और वह खुश हो गए। दैट मीन्स आगे इसका, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आगे लिख दोगे थोड़ा कि दैट मीन्स अ मोमेंट, इसका मतलब कि एक क्षण, दैट इज वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है, बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वह अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक है भाई, वह छोटा समय ही था ना कि उनके ऊपर बर्फ गिरा और उतने में ही वो उनका मूड ठीक हो गया, तो एक छोटा सा समय था, लेकिन वो अपने आप में सोचो कितना बड़ा महत्व रखता है। तो उसी के बारे में यहाँ व्याख्या करते हुए आप लोग इस प्रकार सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का लिख दोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद कर सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी कोड में ये दोनों सेंट्रल आइडिया आना ही आना है, तो ये आपको 3 मार्क आसानी से देकर जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही। ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप याद करते रहना, क्योंकि आप लोग के 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
प्रोज से होंगे और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग के सप्लीमेंट्री से भी होंगे और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका प्रोज से होगा और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री से भी होगा। लेकिन ये है कि हाँ, हर क्वेश्चन में आपको और यानी अथवा अथवा का ऑप्शन दिया रहेगा तो आपके लिए आसान होगा पेपर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़े होगे तो आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा और खासकर ये पार्ट बी वाला सेक्शन आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, और खासकर ये लिटरेचर वाला सेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।